नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर एजुकेशन हब में। मैं हूं निशांत कुमार और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 की। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में जो चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल, इसका पूरा बेस क्लियर किया है। उस क्लास को देखेंगे तो आपको ये वाली क्लास समझने में दिक्कत नहीं बिल्कुल भी होगी। ठीक है, तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के पास अपनी अपनी बुक होगी, वो खोल कर के रख सकते हैं। ठीक है, और उसमें आप जो है अपनी एक्सरसाइज 2.1 निकाल लेंगे। 2.1 का पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि निम्नलिखित व्यंजकों में से एक चर में बहुपद और कौन कौन नहीं है। कुल मिला के कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको एक चर बहुपद बताना है। क्या बताना है? एक चर बहुपद। इसको समझो पहले थोड़ा सा। एक चर क्या होता है? मतलब एक चर का मतलब है भाई, कई बार ऐसा कर लिख देते हैं कि 3x² + 2x + 5, इसको लिख दिया मैंने। अब अगर इसमें चर देखें तो क्या है? x है। यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी x है। ठीक है, तो ये एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस तरह से लिख दूँ 3x + 2y + 5, तो इसमें क्या हुआ? ये भी चर है, वेरिएबल है, ये भी चर है, वेरिएबल है, तो लेकिन है तो अलग अलग भाई। x अलग है और y अलग है, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू भी अलग अलग होगी, जाहिर सी बात है। तो ये दो चर वाला बहुपद हो गया। कैसा हो गया? ये दो चर वाला बहुपद हो गया। और ये क्या है? ये एक चर वाला बहुपद है। ठीक है ना। और बाकी बहुपद अगर अकेले में पूछा जाए कि बहुपद क्या होता है, तो वो आपको मैं लास्ट क्लास में बता ही चुका हूँ। बाकी अब हम उसमें निकालेंगे भी तो आपको पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो पहला जो पॉइंट है वो देख लीजिए। पहला इन्होंने दिया हुआ है, पहला है 4x² - 3x + 7। ठीक है, अब हमने जो कंडीशंस बताई थी वो कंडीशंस थी हमारी कि जो x की पावर है, पहले तो ये देखो कि क्या ये एक चर है, तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो पहली कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये एक चर तो है। अब देखो कि क्या बहुपद है। बहुपद की हमने 5 कंडीशंस बताई थी लास्ट क्लास में, अगर आपको याद होगा तो उसको एक बार फुलफिल करके देखते हैं। यानी कि इसमें क्या है? x की पावर सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, जो कि है। दूसरा था कि x की पावर ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, वो बात भी सही है। x की पावर p/q की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, ये पावर p/q की फॉर्म में नहीं है, तो ये बात भी वेरीफाई होती है। चौथी बात कि x की जो जितनी पावर है वो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो भी है। ठीक है ना। और पांचवा पॉइंट था कि x जो है वो हर के स्थान पर नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी के भी नीचे x नहीं होना चाहिए। यहाँ पर किसी के भी नीचे x नहीं है। तीनों टर्म्स जो है सिंपल लिखी हुई है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका मतलब पांचों पॉइंट जो है वो फुलफिल होते हैं। तो इसका मतलब ये एक बहुपद है। क्या है ये? पॉलिनोमियल। आगे बात सुनो, दूसरा देख लो। दूसरे के साथ भी यही चीजें हैं। y² + √2। y² + √2 इसमें क्या है? y क्या है? एक चर है, चर के ऊपर क्या है? पावर 2 है, और ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करती है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। थर्ड देख लो, 3√t + t√2। अब इसमें क्या है कि इस वाले टर्म्स में t की जो पावर है, t जो रूट में लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं t की पावर 1/2। और इसकी वजह से ये आपको जो पॉइंट नंबर 3 था उसको ये फुलफिल नहीं करता। यानी कि उसमें कहा गया था कि कभी भी
वेरिएबल जो चर है, जो वेरिएबल है, उसकी पावर p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, ऐसा था। और जबकि ये तो क्या है, ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में, इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल नहीं है, नॉट पॉलिनॉमियल, ठीक है। उसके बाद 4 देखो, y प्लस 2 अपॉन वाई। अब इसमें भी क्या है कि ये 5th पॉइंट जो था, मैंने बताया था आपको, ये उसको वेरीफाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसमें था कि कभी भी चर जो है वो हर के स्थान पर नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा y प्लस 2y की पावर -1, और ऋणात्मक पावर यानी कि जो नेगेटिव पावर है वो हम नहीं लेते। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये नॉट अ पॉलिनॉमियल हो जाएगा, यानी कि बहुपद नहीं है, ठीक है। फिर देखो x की पावर 10 प्लस y 3 प्लस t 50। अब ये दे दिया। अब ये बहुपद तब तो हम पहुंचे नहीं, हम तो पहले एक चर तक की बात कर रहे हैं। एक चर, इसको तो एक चर वाला चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, और यहाँ तो इसने 3 दे दिए। इतनी भी शर्म नहीं करी कि एक की जगह 2 ही दे देता। चलो खैर, एक वेरिएबल होना चाहिए, तो एक वेरिएबल इसमें नहीं है, इसमें 3 अलग अलग वेरिएबल है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नॉट अ पॉलिनॉमियल हो जाएगा, यानी कि एक चर वाला बहुपद नहीं है। कारण क्या बताएंगे इसका, कि इसका एक चर नहीं है, ठीक है ना। इसमें अगर रीजन पूछेगा, इसमें अगर रीजन पूछेगा तो p अपॉन क्यू, यानी कि यहां पर लिख सकते हो चर की घात p अपॉन क्यू के रूप में है। कारण क्या बताया हमने कि चर की जो घात है वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, जिस वजह से हम इसको पॉलिनॉमियल नहीं कह सकते। इसको पॉलिनॉमियल क्यों कहा कि चर की घात ऋणात्मक है। चर की घात क्या है, ऋणात्मक है, जिस वजह से हम इसको पॉलिनॉमियल नहीं कह सकते। और ये क्या है, ये एक से अधिक चर वाला है। ये क्या कह रहा है कि ये एक से अधिक चर वाला है, जिस वजह से हम इसको एक चर बहुपद, सिंगल वेरिएबल पॉलिनॉमियल नहीं कह सकते। चलिए, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे उसको। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, बताइए। अभी मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर या एक्स या फिर एक्स की पावर 0 का गुणांक कैसे निकाला जाता है। तो पहली टर्म देख लो, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, बहुपद में देखो कि एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब एक्स के मल्टीपल में तो कुछ है ही नहीं, अगर कहीं पर कुछ नहीं है, यहाँ पर अगर नहीं है तो हम यहाँ पर 1 मान लेंगे, इसलिए इसका जो गुणांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। आगे बात समझ में, एक्स स्क्वायर के साइड में अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब हम वहाँ पे 1 मान लेंगे, और फिर हम क्या कहेंगे कि इसमें जो अब इसका जो साइन है वो प्लस आगे से है ही पहले से। अगर माइनस का होता तो हम -1 मानते, +1 है तो हमने +1 मान लिया, क्या दे ही रखा, ठीक है। वैसे तो मैथ में ज़्यादातर चीज़ें मान करके चलती हैं। अब जैसे ये है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। अब इसमें पूछ रहा है, अब मैंने जैसे अभी बताया एक्स स्क्वायर देखो पहले,
इसके साइड में तो कुछ है नहीं, 1 मान लो। अब 1 कैसा है, माइनस का है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक। तीसरा देखो, π/2 x² + x। ठीक है। अब इसमें क्या है, x² कहाँ है, यहाँ पर है। इसकी गुणा में क्या लिखा हुआ है, π/2 लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस का π/2 हो जाएगा। गुणांक पूछ रहा है ना ये, तो जो गुणा में है वही हम लिख रहे हैं। √2x - 1। अब देखो इसमें तो x² है ही नहीं, इसमें क्या है कि x² वाली टर्म है ही नहीं, तो हम इसमें ऐसे मान के चल सकते हैं कि प्लस कर लो x⁻⁴ 0 × x², ऐसे मान के चलो। ठीक है। मान लिया हमने कि x² की टर्म है, लेकिन वो इसमें से इसलिए खत्म हो गई क्योंकि उसकी गुणा में 0 रहा होगा, है ना। 0 नहीं तो उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जब खत्म कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो गुणांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक। दोबारा देखो, इसमें जो है x² की टर्म ही नहीं थी, तो हमने अपने पास से क्या मान लिया, x² की टर्म मानी और उसकी गुणा में 0 मान लिया, क्योंकि अगर 0 की इसमें गुणा करेंगे तो कुछ रहेगा ही नहीं, जो कि पहले था भी नहीं, इसलिए हमने इसका गुणांक क्या मान लिया, 0 मान लिया। ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, बुक खोल करके रखना, क्वेश्चन उसी के हिसाब से है, सब एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसने दो चीजें बोली है, तो 35 घात का द्विपद तथा 100 घात का एक पदी बहुपद बताइए। ये कह रहा है कि एक तो ऐसा बताओ जिसकी घात 35 हो, 35 हो, लेकिन पद उसमें कितने हो, 2 हो, क्योंकि द्विपद कह रहा है ना, 2 पद हो केवल, लेकिन घात क्या हो, 35 हो। और दूसरा कह रहा है कि 100 घात का एक पद ही बताओ। घात तो 100 होनी चाहिए, पावर तो 100 होनी चाहिए, लेकिन पद कितने होने चाहिए, एक, केवल एक। अब देखो 35 घात का द्विपद क्या हो सकता है, मान लो x⁻³ + 2, कुछ भी लिख लो, जो भी मर्जी हो। इसको भी क्या बोला जाएगा, इसकी पावर कितनी है, 35, और पद कितने हैं, 2। या कुछ और लिख लो, मान लो y⁻35 + 9, ये भी ऐसा ही है। या फिर ऐसे लिख लो x⁻30, या इसके आगे भी कुछ लगा सकते हो, x⁻30 + 2, ऐसे भी लिख दोगे तब भी कोई फांसी नहीं है, इसमें भी 2 पद है, तो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि 100 घात का एक पद, 100 घात का एक पद। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, 100 x⁻100, y⁻100, z⁻100, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, 2x⁻100, 4y⁻100, कुछ भी हो सकता है। ये भी सिंगल एक पद ही तो है, एक पद एक पद एक पद एक पद, एक पद है, एक पद ही तो पूछा है इसने, एक पद, सिंगल पद होना चाहिए, सिंगल वन टर्म। ठीक है, और पावर कितनी होनी चाहिए, 100, तो वही हमने लिख दिया। आगे बात समझ में। अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये भाई क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। ठीक है, इससे पहले जो था वो क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए इस बार चेंज करेंगे, याद नहीं रहता, समझाते समझाते भूल जाते हैं कभी कभी। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या आया है, बहुपद की घात बताइए। बहुपद इसने लिख दिया, पहला बहुपद क्या लिखा है इसने, 5x³ + 4x² + 7x। 5x³
ठीक है। अब ये पूछा है घात। घात मैंने बताया था जब हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास की थी पहली, तो उसमें मैंने बताया था कि बहुपद की घात क्या होती है कि पूरे बहुपद में x की जो हाईएस्ट पावर होगी, x की जो अधिकतम घात होगी, उसी को पूरे बहुपद की घात माना जाएगा। ये बताया था मैंने। अब इसमें अगर देखेंगे तो x की हाईएस्ट पावर कहाँ पर है, यहाँ क्या है 3 है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ क्या है 1 है। ठीक है, अब तो कोई भी बता देगा कि 3 तो सबसे बड़ी है, तो उस पूरे की घात क्या होगी 3 होगी। ध्यान रखना हमेशा घात जो है वो हाईएस्ट पावर ही ली जाएगी। ठीक है, चलो दूसरा देखो 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें तो एक ही टर्म है और उस पर 2 ही पावर है, तो इसकी सीधी सी बात है घात क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये है ना 2, सिंपल है, पावर 2 है। तीसरा देखो 5t माइनस रूट 7। अब इसमें क्या है, t एक वेरिएबल है, t पर एक पावर है। अगर किसी वेरिएबल पर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब उस पर 1 पावर है। ठीक है, तो इस पर पावर कितनी है 1 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल की 1 हो जाएगी। अब ये देखो इसमें इन्होंने केवल 3 दे दिया। अब इसमें तो x है ही नहीं जिसकी पावर हम देख सकें। अब इसको मैं ऐसे मान सकते हैं कि x कहीं पर x की पावर 0 रही होगी, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है, और x की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। एक मिनट, सॉरी इनटू में 0 रही होगी। ऐसे मान के चलो, ठीक है, सिंपल सी बात। तो अब यहाँ पर 3 के मल्टीप्लिकेशन में कुछ था नहीं या 3 के साथ में कुछ था नहीं, तो हमने x की पावर 0 मान ली। इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 × 1 हो जाएगा और ये 3 ही हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमने x की पावर 0 मान ली है तो हमें यहाँ से टर्म मिल जाती है x की, और x की पावर कितनी मिल जाती है 0। तो इसका मतलब इसकी जो घात हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आगे बात समझ, चलिए तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। एक होता है लीनियर यानी कि रैखिक, एक होता है द्विघाती, एक होता है त्रिघातीय। ये 3 होते हैं। जिस पर एक घात होती है वो रैखिक, जिस पर 2 घात होती है वो द्विघातीय, और जिस पर 3 घात होती है वो त्रिघातीय। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यही हमें छांटना है, निकालना है मतलब। तो पहला जैसे है, पहला क्वेश्चन जो है वो है x² + x। अब ये बताना है कि ये कैसा है, 1 घात वाला है, 2 घात वाला है, 3 घात वाला है। सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि 2 घात इसमें सबसे ज्यादा है, तो ये कैसा हो जाएगा बायनोमियल हो जाएगा। ठीक, दूसरा देखो, सॉरी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। द्विघात को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक बोला जाता है, लिख दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघाती। ठीक है, इस तरह से। अब सेकंड वाला देखो, x - x², सॉरी क्यूब है यहाँ पर, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा ये क्यूबिक। इसको हिंदी में बोला जाता है त्रिघातीय। थर्ड देखो, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक। एक है इसमें 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स यानी कि x पर क्या है पावर 1 है, और एक पावर वाले को क्या बोला जाता है लीनियर यानी कि रैखिक, रैखिक पॉलिनोमियल। फिफ्थ देखो 3t, इसमें t पर पावर 1 है ना, t पर पावर 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा लीनियर यानी कि रैखिक हो जाएगा। सिक्स्थ देखो p स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर यानी कि इस पर पावर क्या है 2 है, अगेन ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा यानी कि द्विघातीय हो जाएगा। अब 7 देख लो, सेवन एक्स की क्यूब है, इसमें पावर क्या है 3 है, 3 पावर यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघाती। आगे बात सर, तो ये जो है आपकी एक्सरसाइज 2.1 थी जो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपके बेस करते हैं, आपने अगर पहली क्लास सुनी है, मैं कहता हूँ उसको ज़रूर सुनिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। जो बेस वाली क्लास होती है ना, वही क्लास आपको आगे की सारी क्लासेस में काम आती है, ठीक है। खास करके मेरी तो यही बात है, मेरी जो शिक्षण प्रणाली है वो यही कहती है कि पहले बेस हो, उसके बाद आगे की चीज़ें हों, ठीक, तभी आपको आगे की चीज़ें समझने में आसानी रहती है। अब ऐसा नहीं कि छलांग लगा के आप तीसरी से चौथी क्लास पे ऐसे पहुँच जाएं, ऐसे नहीं करना है, सिस्टमेटिक तरीके से चलो, कोई दिक्कत नहीं है, समय ज़रूर लगेगा, लेकिन जो भी पढ़ना है ठोस पढ़ना है, कमज़ोरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, खास करके मैथ वाले सब्जेक्ट में ज़रा सी देर लगती है भूलने में, कॉपी लेके बैठे रहते हैं एग्ज़ाम में और ये याद नहीं रहता कहाँ से शुरू करना था या फिर कहाँ पर हम अटक रहे हैं। अटकते वो लोग हैं जो सही से प्रैक्टिस नहीं करते, और प्रैक्टिस उन लोगों की सही से नहीं होती जो बेस को सही से लेकर के चलते या फिर कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं होता। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं पर भी अटकेंगे नहीं क्वेश्चन में, अटकता वो जो रट के जा रहा है, और मैथ रटने वाला सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप उसको अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।